बातचीत करना, और बातचीत करते हुए हम उसमें अच्छे संस्कारों की स्थापना करना। संस्कारों ही गुणांतर धनम उच्च। माता पिता की यह इच्छा होती है कि उनके संतुष्ट हो, गुणवाली हो। पिता गर्भधारण में केवल सहयोग प्रदान करता है, हमें उस गर्भ का निर्माण माता को इस बात का ज्ञान और जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं माता निर्माता भवती। माता ही यदि अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। बच्चे के निर्माण में माता की अहम भूमिका होती है। उसे पता है कि हमें अपने राष्ट्र, समाज और परिवार को एक अच्छा और सुसंस्कृत नागरिक देना है, और इसकी तैयारी धारण के 3 महीने पहले से ही करनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि यदि उत्तम संतान चाहिए तो स्वयं को उत्तम बनना होगा। माता पिता अच्छे रहे तो ही संतान अच्छी होगी। चरित्रवान माता पिता ही सुसंस्कृत संतान बनाते हैं, और शिशु का निर्माण गर्भावस्था से ही होता है। जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वैसे ही यह प्रजनन विज्ञान है। ये अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे सूत्र हमें दिए हैं। हमारे ऋषि पंडित श्याम शास्त्री ने कहा, कैसे पाए मनचाही संतान और कैसे पाए सुसंस्कारी संतान। कैसे पाए मनचाही सुसंतान का उदाहरण मार्कंडेय पुराण में कहा है। रानी मदालसा का उदाहरण, उन्हें 3 पुत्र थे। पहले 3 पुत्र उन्होंने ब्रह्मज्ञानी बनाए। अब जब चौथा पुत्र उन्हें राजपाट चलाने के लिए चाहिए था तो उन्होंने चौथा पुत्र वैसा ही किया, और उन्होंने कहा ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। पाए सुसंस्कारी संतान, यानी हम अच्छे संतान को जन्म दे सकते हैं, अच्छे गुणों की स्थापना कर सकते हैं। माता चाहे तो हमारे बच्चे को डॉक्टर बना सकती है तो उसे वैसा वातावरण दे। माता चाहे तो इंजीनियर बना सकती है तो उसे वैसा वातावरण दे। माता चाहे तो कलाकार, चित्रकार, गायक, चाहे जो बना सकती है। तो इस 9 महीने के पीरियड में माँ ने वैसा ही वातावरण घर का और वैसा ही चिंतन यदि करे तो बच्चा वैसे ही होगा। सानिया नेहवाल का उदाहरण यही है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस पटु, उसको गर्भकाल से ही उनके पिता ने टेनिस दिया, जो यानी यही माँ का हाथ में है, इसलिए माता भवती। वैसे वातावरण दे तो होने के बाद में उन्हें पता चलेगा कि हम जिस वातावरण में इस बच्चे को रखे वैसे हमारा बच्चा बना। हर माँ को चाहिए कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो, अच्छा हो। ऑल ओवर डेवलप्ड चाइल्ड हमें चाहिए, यानी बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संतुलित हो, सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी सक्षम हो, और आध्यात्मिक रूप से भी सबल हो। तो WHO के अनुसार भी स्वास्थ्य की परिभाषा है, अ कंप्लीट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एवं स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल शब्द WHO में पहले नहीं था, लेकिन 1958 में जिनेवा सम्मेलन हुआ, उस वक्त WHO ने भी स्पिरिचुअल शब्द किया। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक नहीं है। आज हमें लगता है अध्यात्म यानी पूजा पाठ ही नहीं है। अध्यात्म का मतलब ये है कि बच्चे में दया, ममता एवं करुणा के भी भाव उत्पन्न हो। हमारे ऋषि मुनि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, इन्होंने अपने ग्रंथ ग्राम गीता में 10 लाइन में सारा का सारा उल्लेख किया है कि गर्भवती माँ ने कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। या ब्रह्मचर्य आश्रमाचे साधन चाले गर्भधारणेपासून पोटातची असता जीव पडून जतन करावे संस्कारे। संस्कार दुष्परिणामकारी न पडावे आतील गर्भावरी। म्हणून माता पित्यांनी सदाचारी राहावे, सद्भावे, न करावे अश्लील भाषण, न बघावे दृश्यहीन, न राहावे व्यसनाधीन, दुर्गुणी अन्न न खावे, आहार विहार सात्विक पूर्ण, दुर्गुणी अन्न उत्तम गुणी चिंतन वाचन।
न ऐकावे शृंगार गायन, न ऐकावे गर्भावतीस घेऊन येथूनही पाहिजे जतन केले. पुढे मूल जन्मासी आले तेव्हापासून संस्कार घडले पाहिजेत सत्कर्माचे. यानी ब्रह्मचर्य आश्रम से गर्भ धारण के पास तब से बच्चे में हम संस्कार दे सकते हैं. 3 महीने पहले से जिन्हें चांस लेना 3 महीने पहले से ही इस बच्चे में संस्कार दे सकते हैं. संस्कार दुष्परिणामकारी गर्भ पे कभी नहीं पड़ना चाहिए. माता पिता सदाचारी रहे तो बच्चा भी सद्भाव पूर्ण उत्पन्न होगा. अश्लील भाषण ना करे, दृश्यहीन जो जो दृश्य हमें न देखना चाहिए वो ना देखे. गर्भिणी स्त्री ने व्यसन ना करे, दुर्गुणी अन्न न खाए, ईमानदारी की कमाई का ही अन्न खाना चाहिए. आहार विहार सात्विक हो, उनका चिंतन उत्तम हो. जो गीत सुने श्रृंगारिक अच्छे गीत सुने ऐसा गर्भवती महिला ने किया तो हमारा बच्चा उत्तम संस्कारवान होगा. विविध माध्यमों से हम घर में संस्कार दे सकते हैं. ये कौन से माध्यम है? एक है दिनचर्या, आहार विहार, योग आसन प्राणायाम, चिंतन, स्वाध्याय एवं संवाद. इन सब पर अलग अलग क्लासेस 9 दिन से हो रही है और आज का हमारा विषय है गर्भ संवाद. तो गर्भ संवाद हम कब करें, कैसे करें, क्यों करें और उसके लाभ क्या है? तो गर्भवती स्त्री ने गर्भ संवाद उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते अंदर बाहर सुबह शाम कभी भी कर सकती है. चाहे बैठकर करे, चाहे खड़े होकर करे, अधलेटी स्थिति में करे या फिर सोकर करे. हाथ करके माने गर्भ संस्कार करना चाहिए. और गर्भ संस्कार जब बच्चे से संवाद करते हैं तो बच्चा दिन भर में माँ के परिवारजनों के 5000 शब्द सीखता है. और बच्चे से दिन भर में 4 घंटे बात माता को करनी चाहिए. तो 4 घंटे बाद क्या माँ अकेली करेगी क्या? नहीं, जितने भी परिवार के लोग हैं उन सबको बारी बारी से जैसे भी हो सकता है वैसे बच्चे से बात करनी चाहिए. अब बच्चे से बात कैसा करना है? सीधा हाथ ऊपर रखे, बायां हाथ नीचे, शांत चित, मन शांत, वातावरण शांत. यदि माँ का मन शांत ना हो तो माता अपना मन शांत करने के लिए 3 बार प्राणायाम करे, या तो अनुलोम विलोम करे या भ्रामरी प्राणायाम करे. और जब संवाद शुरू करे उस वक्त 3 बार ओंकार करे. पहले ओंकार के वक्त माँ का ध्यान नाभि पर केंद्रित करें. दूसरे ओंकार के वक्त गर्भवती माँ ने अपना ध्यान गर्भाशय पर केंद्रित करें. और जब तीसरा ओंकार करे तब गर्भवती माँ अपना ध्यान शिशु पर करे, ताकि वो बच्चा समझे कि हाँ मेरी माँ अब मुझसे कुछ बोलना चाह रही है, और वो अलर्ट होगा और ध्यान देकर अपनी माँ की बात सुनेगा. तो गर्भ संवाद की कई पद्धतियाँ हैं. अलग अलग पद्धति से अलग अलग टेक्निक से हम बच्चे से गर्भ संवाद कर सकते हैं. गर्भ संवाद के अध्ययन स्व यानी खुद का अध्ययन करना, यानी खुद का अध्ययन करना. दूसरा है हम अच्छी किताबों का स्वाध्याय करें. अच्छी किताबें पढ़े, अकेले पढ़े या समूह रूप से पढ़े. घर के सारे मेंबर बैठकर भी सप्ताह में 1 दिन हम अच्छी किताबों का स्वाध्याय करें. स्वाध्याय ही ना करें, उसका चिंतन और मनन करें. अब किताबें पढ़नी है हमें, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, कुरान शरीफ, पवित्र ग्रंथों का पठन करें, चिंतन और मनन करें. महापुरुषों के जीवनी पढ़े, सत साहित्य पढ़े, साहसिक गुणों को देने वाले ऐसे साहित्य पढ़े. जब साहित्य पढ़ते अच्छा साहित्य, उससे हमारा जीवन बदल जाता है. महात्मा गांधी का यही उदाहरण है. एक बार वो रेल में यात्रा कर रहे थे. उस वक्त महात्मा गांधी बैरिस्टर थे. तो एक अंग्रेज व्यक्ति ने उनको एक बुक ला कर दिया. बोले आपकी ये बुक आप पढ़िए ताकि ये 12 घंटे का सफर आराम से कट जाएगा. वो बुक पढ़ने के बाद में महात्मा गांधी इतना असर हुआ कि उन्होंने अपनी बैरिस्टरशिप छोड़ दी और सादा जीवन उच्च विचार तक अपना जीवन सफल बनाए.
के बाद में कहानी, कहानी के माध्यम से हम गर्व संवाद कर सकते हैं। कहानी कैसी कहानियां सुनाकर, बच्चे हो या बड़े, सभी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। कहानियों का सिलेक्शन कैसा होना है, कहानी कैसे सुनाए, कहानी का उद्देश्य क्या है। कहानी एक शिक्षाप्रद और चरित्र निर्माण करने वाली कहानी हो। बच्चे को कहानी दिन भर में 3 बार सुनाए। उस वक्त हम करेंगे, सुनेंगे तो बच्चा पॉजिटिव अपना देगा। भूत प्रेत मंत्र टोटका और डर पैदा करने वाली कहानियां बच्चे को बिल्कुल भी ना सुनाए। यह आवश्यक नहीं है कि घर में ऐसी कहानी हो, उसमें किसी न किसी रूप में साहस, शिष्टता, परिश्रम, परोपकार, स्वच्छता, व्यवस्था, व्यवहार कुशलता इत्यादि का गुण हम बच्चे में दे सकते हैं। कहानी एक ऐसा माध्यम है, हम बच्चे में अच्छे गुण दे सकते हैं। कहानी का टाइम हम फिक्स कर ले। दोपहर के 4 बज गए तो बच्चे से कहेंगे, हाँ बेटा अब 4 बज गए, हमारे कहानी का समय हो गया है। बच्चे को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए। और मान लो किसी दिन माँ भूल गई कि आज उसका हुआ नहीं, कहानी नहीं सुना पाई, तो बच्चा क्या करेगा, अंदर से किक मारेगा, हलचल करेगा और माँ को कहेगा कि माँ 4 बज गए हैं, कहानी का समय हो गया है। यानी बच्चों में बचपन से ही सात्विक संस्कार जम जाए और गर्भावस्था में जीवन निर्माण का कार्य करने के लिए कहानी एक अच्छा माध्यम है। क्योंकि बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जो अच्छे बुरे संस्कार है वो बैठ जाते हैं और वो जीवन पर्यंत चलते हैं। अब कहानी कैसे सुनाए? एक तो अच्छे अच्छे चित्र बताकर सुनाए बच्चों को कहानी, रोचक ढंग से कहानी सुनाए। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार दोनों भाई बहन घूमने निकले। घूमते घूमते उन्हें ऐसा लगा जंगल पार करते हुए कि चलो अब हम दौड़ लगाते हैं। दौड़ लगाते लगाते लड़की आगे निकल जाती है। वो अपनी धुन में ही दौड़ी चली जा रही थी। जाते जाते आगे उधर से एक छोटी किसान की बेटी अपने सिर पर फलों की टोकरी लेकर आ रही थी। लड़की जो भाग रही थी तो फलों की टोकरी वाले लड़के से टकरा जाती है और उसके सारे फल गिर जाते हैं। बाजू में एक नाले, बड़ा नाला रहता है, उस नाले में फल गिरकर उसके फल सारे नष्ट हो जाते हैं। लड़की रोने लगती है और रोते रोते कहती है, तुमने मेरे सारे फल नष्ट कर दिए, अब मैं क्या करूँ? मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे बूढ़े माँ बाप है, अब मैं उनके लिए दवा पानी कैसे लाऊं, क्या करूँ अब? तो बच्ची जिसका नाम इलाइजा रहता है वो भी रोने लगती है। पीछे से उसका भाई आ जाता है। तो बच्ची इलाइजा क्या कहती है, भैया चलो अब हम यहाँ से भाग जाते हैं, यदि किसी ने देखा तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। तो भाई क्या कहता है, नहीं नहीं, हम यहाँ से भागेंगे नहीं, यदि हम यहाँ से भाग जाएंगे तो गलत काम होगा। भले कोई देखे ना देखे, लेकिन परमात्मा हमारी गलती को देख रहा है। हम उसके जो जो नुकसान हुआ है हम उसकी नुकसान भरपाई जरूर करेंगे, उसके पैसे देंगे। तो इलाइजा कहती है फिर हम क्या करें? बच्चा उस दोनों को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ उनकी सारी बातें सुनती है, समझती है और थोड़ा चिढ़ती है। माँ कहती है, बेटा हमारा ही घर तो जैसे तैसे चल रहा है, कैसे तैसे खर्च निकल रहा है, अब मैं इसके पैसे कैसे दूँ? तो भाई कहता है, माँ आप चिंता ना करें, आप हमें स्कूल के लिए जो नाश्ते के पैसे देती थी वो पैसे देकर इस बच्ची को की नुकसान भरपाई करें। माँ कहती है ठीक है। दोनों भाई बहनों ने अपने खर्च के पैसे, सुबह नाश्ते के पैसे उस बच्ची को दिए। बच्ची खुश होकर घर चली जाती है। और वही बेटा आगे चलकर दोनों बच्चों ने अपने 2 महीने तक सुबह का नाश्ता नहीं किया और यही बेटा आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट बना। यानी जो छोटी छोटी भूल है हमसे होती है वो कहानी के माध्यम से हम बच्चों में बैठा सकते हैं कि हमें हम जो भूल हुई उस भूल की सुधारना करनी चाहिए। अब उसके बाद है संगीत सुनाकर। बच्चे को संगीत बहुत अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है। गूंजने वाला जो संगीत है वो बहुत
अच्छा लगता है बच्चों को, या तो बच्चे को तानपुरे का धुन सुनाए, बांसुरी की धुन सुनाए, ओमकार का धुन सुनाए, जो भी अच्छी आवाज है वो सुनाए, सूक्ष्म यज्ञ करे, मंत्रों की गूंज बच्चों के कानों में पड़ने दे, ताकि बच्चे का वेट भी बढ़ता है, उसकी मेमोरी भी बढ़ती है। हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रांड कोट्रेट, इनकी जो बुक है द न्यूरोजेनेसिस डाइट एंड लाइफस्टाइल, इसमें उन्होंने कहा है कि बच्चे का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। वो क्या करता है, सब कुछ सोख लेता है, जो कुछ माँ सुनती है, समझती है, अनुभव करती है, वो सारा का सारा बच्चा अनुभव करता है, क्योंकि चौथे महीने से बच्चा माँ की आवाज़ को सुनता है, समझता है, देखता है और अनुभव करता है और स्वाद भी लेता है। तो इसमें बच्चे को यदि मल्टीपल एनवायरनमेंट में रखा जाए तो मल्टीपल इंटेलिजेंस डेवलप होती है। जहाँ एक से ज़्यादा लैंग्वेज यदि बोली जाए तो बच्चा खुद ही बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखता है। एक साथ अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बच्चा सीख सकता है। तो साइंस की भाषा में बोले तो बच्चे कैसे सीखते हैं? बिलियंस खाली न्यूरॉन्स अपना पाथवे बनाते हैं। न्यूरॉन्स को यूज करो, अदरवाइज दिमाग खुद ही इसे खत्म कर देता है। म्यूजिक सुनते समय ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, उससे न्यू ब्रेन सेल्स यानी न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। हमारी बॉडी डेली 700 से 800 न्यूरॉन्स पर प्रोड्यूस करती है, ऐसा साइंटिस्ट के अनुसार कहा गया है। हम इससे भी ज़्यादा ब्रेन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, कर सकते हैं। कैसे? अलग अलग एक्सरसाइज करके। जैसे पहली एक्सरसाइज है, अलग अलग एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी और माइंड पर अलग असर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे कि किस एक्सरसाइज करने से हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो चौंका देने वाले तथ्य हमारे सामने आए। फर्स्ट है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, जैसे कि जिम में वेट उठाना। इसमें हमारा ब्रेन ना के बराबर न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करता है। और वहीं एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इसमें सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले तथ्य है। और दुनिया में जितने भी ग्रेट माइंड हुए हैं, जैसे कि विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टीन, बी थॉमस और अब्राहम लिंकन, इन सभी में एक बात कॉमन थी कि सभी लोग मीलों तक पैदल चलते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा करने से हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है और ब्रेन सेल्स ज़्यादा इंक्रीज होते हैं और दिमाग की क्रिएटिविटी पावर 60% इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जो ब्रेन में न्यूरो सेल्स है, जो ब्रेन में न्यू सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें वो डीएक्टिवेट करता है, ऐसा डॉक्टर ब्रांड कोट्रेट ने अपनी बुक द न्यूरोजेनेसिस डाइट एंड लाइफस्टाइल में बताया है। तो गर्भ में रहते हुए बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी माँ की आवाज़ से परिचित होता है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में हुए अध्ययन के अनुसार जब भी कोई माँ अपने गर्भस्थ शिशु को कोई विशेष मंत्र या आवाज़ सुनाती है तो बच्चे की दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो जाती है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चे का वेट बढ़ता है, उसकी मेमोरी स्ट्रांग होती है और न्यूरल डेवलपमेंट अच्छी होती है और माइंड और बॉडी रिलैक्स होती है। सुबह का संगीत अलग, दोपहर का संगीत अलग और शाम का संगीत अलग। अलग अलग संगीत हम सुना सकते हैं। सुबह उठते हैं तो भजन लगा दे, दोपहर में कुछ संगीत सुना दे और शाम को कुछ संगीत सुना दे। रात में लोरियां सुना दे बच्चे को, चंदा मामा, खीर कटोरी, दूध मलाई इत्यादि लोरियां सुनाए। लोरियां बच्चों को बहुत गहरे तक छू जाती है और मीठी पुलक से भर देती है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बहुत अच्छे अच्छे गीत हमारे शांति कुंज से आए हैं। तो एक गीत मैं आपको सुनाना चाहूँगी, वो ऑडियो आप सुनिए। उस गीत के माध्यम से हम बच्चे में बहुत अच्छे गुण दे सकते हैं। 1 मिनट का स्टांजा है, आप सुनेंगे। अपने आचार विचारों के माध्यम से अपने संतान को उत्कृष्ट संस्कारों का बीजारोपण कर अपने संतान में उत्कृष्ट संस्कारों का बीजारोपण कर सकती है। प्रत्येक भजन में यही कहा गया है। तुझे अब मैं उत्कृष्ट बनाऊंगी, जब राह दिखाऊं ऐसी मैं तुझे दिखाऊंगी।
तुझमें विकसाऊंगी मेरी संतान तुझे अब बड़े आत्मविश्वास से अपना भाग्य स्वयं गढ़ पाओ तुम बड़े आत्मविश्वास की अपना भाग्य स्वयं गढ़ पाओ तुम नैतिकता की मांग पकड़ कर हर सीढ़ी चढ़ पाओ तुम हर सीढ़ी चढ़ पाओ तुम श्रम की रोटी से मैं तुझमें आत्मशक्ति लगाऊंगी जग को राह दिखाओ ऐसे मैं तुझमें विकसाऊंगी मैं तुझमें विकसाऊंगी। इसके बाद है ध्यान के द्वारा। ध्यान के भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। जैसे मेडिटेशन के बारे में कहा जाता है कि वो एंडलेस है। मेडिटेशन से ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस एवं न्यूरोप्लास्टी दोनों इंक्रीज होते हैं। मेडिटेशन के दौरान ब्रेन में कुछ इम्प्रूवमेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन, मेलाटोनिन, यानी ब्रेन निगेटिव पैटर्न को रिमूव करता है और न्यू पॉजिटिव कनेक्शंस फॉर्म करता है, जिसका डायरेक्ट असर हमारे फीचर्स के कंसंट्रेशन और इंटेलिजेंस पर पड़ता है। तो जब हम रोजाना मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन का हिप्पोकैम्पस वाला हिस्सा बढ़ने लगता है, यानी कि हिप्पोकैम्पस की नींव यानी कि न्यूरॉन्स बनते हैं। मतलब जितना बड़ा हिप्पोकैम्पस उतना ज़्यादा न्यूरॉन्स बनते हैं और उतने ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होंगे। तो रोजाना गर्भवती महिला ने कम से कम 30 मिनट तो भी मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे उसका हिप्पोकैम्पस वाला हिस्सा इंक्रीज होने लगता है। और जो लोग डेली मेडिटेशन नहीं करते हैं तो उनके दिमाग में न्यू न्यूरॉन्स के सर्किट नहीं बनते हैं और हमारा ब्रेन यूज इट और लूज इट के सिद्धांत पर काम करता है। इसी कारण लोगों की इंटेलिजेंस भी सीमित रह जाती है। हमारी बॉडी एक्सरसाइज तो करती है तो हमारे शरीर के टिश्यूज फट जाते हैं और बॉडी न्यू सेल्स फॉर्म करती है, नए सेल्स नए टिश्यूज बनाती है। जब हम ब्रेन का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो हमारा ब्रेन भी न्यू न्यूरॉन्स बनाता है और हम इंटेलिजेंट बनते जाते हैं। इसलिए गर्भवती माँ ने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान कैसे करें? ध्यान के भी अलग अलग प्रकार है। सुबह का ध्यान अलग, दोपहर का ध्यान अलग और शाम का ध्यान अलग। गर्भवती माँ, जितने भी गर्भवती बहनें सीधा बैठ जाए, दोनों हाथ गोद में, सीधा हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, आंखें बंद, कमर सीधी, उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है। लाल पीला सूर्य हमें दिखाई दे रहा है और वो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की प्रखरता हमारे सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र और नाभि चक्र के माध्यम से हमारे गर्भस्थ शिशु को प्राप्त हो रहे हैं। तो सारी सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश शिशु के ऊपर फैल रहा है, ऐसी भावना करना है। तो देखिए, हर रोज 5 मिनट का ध्यान यदि गर्भवती महिला ने किया तो उनका बच्चा सूर्य के समान तेजस्वी और प्रखर होगा। दोपहर में मोमबत्ती का ध्यान करें। छोटी सी शांति कुंज में होता है 1:30 ध्यान, त्राटक ध्यान, ज्योति अवतरण का ध्यान। तो एक दिया लगा ले या फिर मोमबत्ती लगा ले और उसको एक टक देखते जाए, जब तक आंखों से पानी ना टपके तब तक देखते जाए होता है। और शाम में है नाद योग का ध्यान। नाद योग का ध्यान शांति कुंज में होता है। यूट्यूब पर डालिए आप नाद योग ध्यान शांति कुंज, तो आ जाएगा 6 से 6:15 बजे का ध्यान। ये ध्यान बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि माँ को जो दिन भर का स्ट्रेस रहता है, जो तनाव रहता है, वो दूर हो जाता है। यदि हम वो ध्यान करेंगे तो माँ, जो तनावग्रस्त माँ है, वो रिलैक्स होंगे और रिलैक्सिंग हार्मोन्स बच्चे माँ में सीक्रेट होंगे। माँ यदि रिलैक्स रहे तो बच्चा भी रिलैक्स होगा और रिलैक्सिंग हार्मोन सीक्रेट होंगे। माँ यदि स्ट्रेस में रही, तनाव में रही,
तो तनाव के हार्मोन सीक्रेट होंगे और बच्चा भी डिप्रेस्ड चाइल्ड ऐसा बच्चा हमें पैदा होगा। तो शाम को जो नाद का ध्यान है उसमें शिव का डमरू और कृष्ण की बांसुरी का धुन है, तो इसकी वजह से माँ बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि गर्भवती माँ को दिन भर में कुछ ना कुछ टेंशन जरूर रहता है। काम का टेंशन, बाहर का टेंशन, जॉब वाली महिला रही तो उसे ऑफिस का टेंशन रहता है, बेटा होगा या बेटी होगी वो एक टेंशन रहता है, घर में सास ननद हस्बैंड का टेंशन रहता है। ऐसे कई सारे टेंशन माँ को रहते हैं। तो ये रिलैक्सेशन के लिए नादेव का ध्यान बहुत। इसके बाद में पारिवारिक आपसी बातचीत के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें गर्भवती महिला को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। जब ये सब परिवार के लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो गर्भवती माँ को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी निगेटिव बातें आपस में ना करें। जो भी बातें करें बच्चे को सकारात्मक बातें सुनाएं। हर सदस्य के 5-5 गुण हम बच्चे को बताते जाएं, ताकि बच्चे को होने के बाद में परिवार के सभी सदस्यों से प्यार होने लगे और भावनात्मक रूप से बच्चा परिवार से जुड़ जाता है। और परिवार के भी हर सदस्य बच्चे से बात कर सकते हैं। या तो उस सेकंड पैरा होंगी, सेकंड टाइम उसकी प्रेगनेंसी होंगी, तो उसका बड़ा भाई भाई या बहन वो बात कर सकती है, दादी बात कर सकती है, बुआ ताई चाची सब बात कर सकते हैं। और जो कोई भी जेंट्स लोग हैं वो नहीं बात कर सकते, तो किस माध्यम से करेंगे? या तो उस माँ को कहानी सुनाएंगे, या तो फिर कोई अच्छी किताब का स्वाध्याय करके सुनाएंगे। और वो सामूहिक रूप से स्वाध्याय हमने पहले भी बताया था, वो भी कर सकते हैं। इसमें इमोशनल बॉन्डिंग, भावनात्मक रूप से बच्चा माँ से जुड़ जाता है। नाना भाई का जिससे को बच्चे से हम कुछ 4 घंटे बात करना है, तो परिवार के लोगों ने यदि उस माँ को सहायता की, सहयोग किया, तो ये बच्चे से गर्भ संवाद बहुत अच्छे से हो सकता है। जैसे दादी कहे, चलो बेटा अब हमें हमारा प्राणायाम का टाइम हो गया है, अब हम संगीत सुनेंगे, अब हमारा कहानी का समय हो गया है, अब हम ध्यान करेंगे। तो महिला को अगर सपोर्ट करे तो गर्भ संवाद के माध्यम से बच्चे को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। इसके बाद है प्रेरणावाहिक धारावाहिक के माध्यम से। इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत अच्छा है कि जो लोग रामायण नहीं देख पाए थे या भूल गए थे, तो रामायण देखें, श्री कृष्णा देखें, विष्णु पुराण देखें, अच्छी अच्छी धारावाहिक देखें। धारावाहिक भी ऐसी देखें जिससे कुछ अच्छे कुछ मॉरल उस बच्चे को प्राप्त हो। गर्भवती ने कभी भी मारधाड़ वाली सीरियल, मर्डर वाली सीरियल ना देखे, उसके दुष्परिणाम हमें ही भुगतने पड़ेंगे। और गर्भवती माँ ने एक ध्यान रखना चाहिए कि 8 बजे के पहले पहले हम सीरियल देखकर खत्म कर दें। दिन भर में आधा से 1 घंटा ही हम धारावाहिक देखें, उससे ऊपर ना देखें। और सीरियल देखते समय गर्भवती माँ ने गांठ बांध लेना है के सामने बैठकर खाना नहीं खाना है। जो माताएं टीवी के सामने बैठकर खाना खाती है उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। आगे आगे बच्चा, पीछे पीछे माँ खाने की प्लेट लेकर दौड़ती जाती है पूरे घर में, और माँ उसको खाना खिलाती है, बच्चा खाना नहीं खाता है। तो हमको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो धारावाहिक देखे अच्छी देखे, अच्छे गुणों वाली देखे। इसके बाद में समाज में हो रहे अच्छे कार्यों की चर्चा। इस 8-9 महीने के पीरियड में हमने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे काम समाज में हुए। सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जो लोग मजदूर लोग बाहर जा रहे थे, अपने घरों से निकल रहे थे, जिनको आज कमाए आज खाए इतनी व्यवस्था थी, तो हर समाज के लोगों ने सभी को बहुत सहायता की। उन्हें भोजन की व्यवस्था की, पैकेट्स दिए, पानी दिए, बिस्किट दिए। उन्होंने ये नहीं दिखा कि कौन से समाज के लोग हैं और किस स्तर के लोग हैं, सब एक दूसरे की मदद करने को तत्पर थे। तो बच्चे से क्या कहेंगे, देखो बेटा कितना अच्छा काम हुआ है, आज हम ये देख कर आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। जो कुछ हम दिन भर में अच्छा देखते हैं उसकी चर्चा हम बच्चे से करते जाए। जब भी बच्चे का जन्मदिन आता है, हमारा जन्मदिन आता है, विवाह दिन आता है, तो हम क्या करेंगे, केक लाएंगे, काटेंगे, मोमबत्ती बुझाएंगे, ये सब कुछ हमें नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, बच्चे से कहेंगे चलो बेटा आज हमारा जन्मदिन है, आज हमारा विवाह दिन है। तो हम क्या करेंगे, या तो वृद्धाश्रम में जाएंगे या अंध विद्यालय में जाएंगे, और वहाँ जाकर उन्हें जिन चीज़ों की आवश्यकता है,
जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो वस्तु हम उन्हें प्रोवाइड करें। बच्चों से करना है कि आज हमने ये चीज़ देखी, हमें बहुत अच्छा लगा, और अच्छे गुणों की चर्चा ही बच्चे से करते जाए। और ये सब चर्चा करते हुए माँ प्रसन्न रहे, खुश रहते हुए माँ बच्चे से बातचीत करे। यदि माँ प्रसन्न रही तो प्रसन्नता के हार्मोन्स बच्चे में आएंगे। डॉक्टर विलियम फरे के अनुसार, जो अमेरिका के कार्डियोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि 1 मिनट की हंसी 40 मिनट के विश्राम के जितना फायदा करती है, और यदि हंसी 100 बार हो तो 10 मिनट के योगाभ्यास जितना लाभ होता है। हंसता हंसाता जीवन व्यक्ति को तरोताजा करता है, और हंसते हुए व्यक्ति सभी को अच्छे लगते हैं। यदि बच्चा हंसता हुआ चाहिए तो वो सबको बहुत प्यारा लगता है, और हमें हंसता खिलखिलाता हुआ बच्चा हमें चाहिए। तो माँ को चाहे कुछ भी हो, दिन भर में हंसी हंसता, या तो फेस हमारा स्माइलिंग रखना चाहिए और हंसना चाहिए। तो हंसने के फायदे क्या है? एक तो उसका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, एंडोर्फिन रसायन वो सीक्रेट होगा, डायबिटीज कम होगा, अस्थमा कम होगा, और यदि हमारा हाई बीपी होगा तो वो भी कम होगा। इतने लाभ हंसने के हैं। उसके बाद में गुस्सा, माँ को गुस्सा कभी भी नहीं करना चाहिए। घर में किसी से भी अनबन अगर हुई तो भी माँ को गुस्सा नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला चाहे तो ऊपर से बताती है कि हाँ मुझे गुस्सा नहीं है, लेकिन अंदर के अंदर यदि उसे गुस्सा रहा तो भी बच्चे में फीड होता है, क्योंकि कंप्यूटर में एक बार अपन फीड करें तो वो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में यदि फीड हो गया तो जिंदगी भर हम डिलीट नहीं कर सकते, ऐसा साइंटिस्ट कहा है। डॉक्टर अर्नाल्ड शिवेल, इनका कहना है कि यदि गर्भवती माता आधे घंटे तक क्रोध या विलाप करे तो उस दरमियान गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, जिसका नतीजा गर्भस्थ शिशु कम बौद्धिक क्षमता के साथ जन्म लेता है। और यह महत्वपूर्ण बात हम जानते नहीं है। तो इसलिए 9 महीने का पीरियड गर्भवती ने समझना चाहिए कि तब के समान है। चाहे कोई कुछ भी बोले, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से के साथ साथ हमको आलस भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ है, अब तुमको 9 महीने तक आराम है। तो गर्भवती माँ बड़ी खुश हो जाती है, चलो अब हम आराम करेंगे, अब हमको आराम से सोना है और खाना है, सब कुछ करना है। लेकिन वो माँ ये नहीं सोचती है कि हम हमारे साथ साथ हमारा तो नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाला बच्चा है उसके भविष्य का भी हम नुकसान कर रहे हैं। एक अच्छा भविष्य, अच्छा बच्चे का भविष्य निर्माण करने का काम माँ के हाथ में है। और यदि माँ दिन भर आलस करे तो बच्चा धीमी प्रगति वाला होगा और मंद बुद्धि वाला होगा, चलेगा देर से। तो ऐसा बच्चा हमें नहीं चाहिए, हर हाल में हमें चाहिए। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावनात्मक विकास, हमें बच्चे EQ, SQ, ये सभी कुछ अच्छे होने चाहिए। आज क्या हो गया है, सबको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा दिखने में सुंदर है, इंटेलिजेंट है, वो स्वस्थ है। हाँ, होशियार होना बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंस होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ EQ और PQ होना बहुत जरूरी है। माँ बच्चे को पालने में सुलाती है, ऊपर घुंघरू बांधती है, बच्चा रोता है,
माँ बच्चे को पालने में सुलाती है, घुंघरू बजाती है और किचन में चली जाती है। तो बच्चा क्या करता है, घुंघरू की आवाज उसको बहुत अच्छी लगती है, तो ऊपर ऊपर कर करके घुंघरू को मारने की कोशिश करता है। ये क्या हुआ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। यानी माँ जैसा करती है बच्चा वैसा भी करने की कोशिश करता है। उसी तरह से जब बच्चा रोता है, माँ उसको झूले में डालती है और बहुत अच्छी सुरीली आवाज में म्यूजिक लगाती है, जिसकी आवाज बहुत अच्छी हो, कानों को कर्णप्रिय हो, मधुर आवाज हो। फिर भी बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, माँ किचन से दौड़ कर आती है, बच्चे को गोद में उठाती है और अपनी फटी आवाज में उसको कुछ गीत सुनाती है, तो बच्चा चुप हो जाता है। यानी बच्चा माँ की आवाज को सुनता है, माँ की भावना को समझता है। ये इमोशनल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल क्वेश्चन और सोशल क्वेश्चन, ये भी हमें बहुत जरूरी है। दया, ममता, करुणा के गुण उस बच्चे में आए, तो उसके लिए एक कहानी है। 3 महिलाएं कुएं पर पानी भरती रहती है, तो एक महिला का बेटा उधर से जाता है। वो बोलती है, देखो मेरा ही बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है। बेटा देखता है और वहां से चला जाता है। दूसरी महिला का बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो उधर से जाता है। वो बोलती है, देखो मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है। बेटा माँ को देखता है, वहां से चला जाता है। जब तीसरी महिला का बेटा वहां से जाता है, तो महिला सोचती है, मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, इन दोनों से बहुत कम पढ़ा लिखा है, अब मैं इन्हें कैसा बोलूँ। वो कहती है, मेरा बेटा 10वीं पास है। वो बच्चा माँ को देखता है, तुरंत माँ के पास जाता है, माँ के हाथ से घड़ा लेता है, सिर पे रखता है, माँ का हाथ पकड़ता है और आगे कहता है, चलो माँ हम घर चलते हैं। ये क्या हुआ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। यानी SQ IQ, ये EQ, ये भी है। आज बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जो सिलेक्शन होता है, तो उसमें इंटेलिजेंस तो देखी भी जाती है, लेकिन EQ भी देखी जाती है। IQ 30% और EQ 70% यदि हो, तो इस बच्चे का सिलेक्शन होता है। आखिरी है PQ। PQ यानी पेशेंस क्वेश्चन। आज के बच्चे में पेशेंट नहीं है, धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, संयम नहीं है। अर्थ संयम, विचार संयम, समय संयम, इंद्रिय संयम, ये 4 संयम हमारे गुरुदेव ने बताए हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में हाई फाई पैकेज रहते हैं और कार्ड से पैसा स्वाइप होता है, तो उस बच्चे उनको कुछ उसकी कदर नहीं लगती है, उनको दुख नहीं होता है। और वही पैसा यदि हमारे हाथ से जाए, तो बच्चे को लगता है कि हाँ, हम कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। और समय की पाबंदी यदि रहे, तो वो समय संयम। इसके बाद में विचारों का प्रभाव। एक ब्राजील की लड़की रहती, अंग्रेज लड़के से शादी करती है। दोनों में बहुत प्यार रहता है, आपस में बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होती। कुछ दिनों के बाद उस लड़की का देहांत हो जाता। अंग्रेज लड़का दूसरे लड़के से शादी करता है, लेकिन वो अपनी पत्नी, पहली पत्नी को बहुत प्यार करता है। तो उसकी दूसरी पत्नी गर्भवती रहती है, तो वो ये सोचता है कि काश मेरे बेटा हो या बेटी मेरी पहली पत्नी जैसा हो। जब उसको नवविवाहिता को बेटी होती है, तो वो बिल्कुल पहली पत्नी जैसी होती है। ये क्या हुआ, विचारणा का प्रभाव। गर्भ धारण के समय उस अंग्रेज लड़के की विचारणा ऐसी थी कि मुझे पहली पत्नी जैसा ही बच्चा हो। अब एक माँ के 2 बेटे हैं, दोनों के स्वभाव अलग है, दोनों के विचार अलग है, दोनों के व्यवहार अलग है, दोनों के आचरण अलग है, दोनों के चरित्र अलग है। तो ये कैसे, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस 9 महीने के पीरियड में दोनों समय माँ की स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति दोनों दोनों अलग है। वैसे वातावरण में माँ रही, तो बच्चे के स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। जितना आचरण का प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता है, उतना विचारों का और भावनाओं का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। गर्भवती माँ ने एक फ्लावर पॉट बनाना है। उस फ्लावर पॉट में जितने भी फूल है, उस फूल पर एक एक गुण गर्भवती माँ उस पर लिखे, जैसे स्वस्थ, निरोगी, सुंदर, जिम्मेदार, प्रखर, तेजस्वी, बहादुर, बुद्धिवान, प्रतिभावान, समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार और साहसिक। जितने गुण हमें चाहिए, उतने गुण उस फ्लावर पॉट पर लिखेंगे। और वो फ्लावर पॉट गुलदस्ता या तो किचन में रखें, या हॉल में रखें, या बेडरूम में रखें, ताकि आते जाते माँ की नज़र उस पर पड़े, उस गुलदस्ते पर पड़े और उन गुणों की स्थापना
उन गुणों को विचार चिंतन कंटिन्यूस माँ के दिमाग में चलता रहे और ऐसे ही गुणों वाला बच्चा उस माँ को होता है। तो ये हमने यहाँ करके देखे, तो बहुत सी महिलाओं ने बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट बनाकर लाए थे। अब गर्भस्थ शिशु से सीधी बातचीत करना है। गर्भस्थ शिशु से कैसी बातचीत करना है? तो एक जगह बैठकर हम बात करेंगे क्या? नहीं, दिनचर्या में हमें शामिल करना है कि हम शिशु से कैसी बातचीत करें। तो उसे कहना है, बेटा चलो सुबह हो गई है, 5 बज गए, अब हमें उठना है, पूरे दिन भर में हमें क्या क्या करना है वो सोच लेना का है, उसकी चर्चा करना है। और चर्चा करना है, फिर बोलना है अब हमें खाना खाना है, खाने में क्या खाएंगे? सभी चीज़ें गर्भवती महिला ने खाना चाहिए। मुझे ये नहीं भाता, मुझे वो नहीं पसंद है, ऐसा कभी भी गर्भवती माँ ने नहीं करना। यदि ऐसा करेगी तो आने वाला शिशु भी वैसा ही करेगा कि ये नहीं खाए वो नहीं खाए, फिर पीछे पीछे माँ प्लेट लेकर घूमती फिरे और बच्चा कुछ नहीं खाए। तो बच्चे से कहना है कि देखो बेटा, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद चटनी मट्ठा, ये सारा बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। गाजर खाते हैं, सलाद खाते हैं तो इसमें हमारे फाइबर जाता है, हमारा पेट साफ होता है, इसमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। हम पानी पीते हैं तो कब कब पानी पीना है, कब पानी नहीं पीना है, इन बातों की चर्चा हम बच्चे से करना है। बच्चे को क्या खिलाना है, ये आजकल की माताओं के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। पूरे घर में घूमते हुए माँ खाना खिलाती है, हाथ में मोबाइल रहता है, या तो मोबाइल में गेम लगा देती है या फिर टीवी के सामने बैठकर खाना खिलाती है, कार्टून लगा देती है, तब उनका बच्चा खाना खाता है। तो गर्भवती माँ ने ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे से कैसी बात करे और क्या करे। यदि वो माँ खुद सब कुछ करे, अच्छा अच्छा करे, अच्छा अच्छा खाए, अच्छा पिए, तो आने वाला शिशु भी वैसा ही होगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मन को संतुलित रखने के लिए सारी बातें करना है। और ये सोचना है कि 9 महीने का पीरियड माँ के लिए तपस्या के समान है। 9 महीने के पीरियड में 10 दिन के जो जो वेबिनार्स हुए हैं, गर्भवती महिलाओं ने यदि ये फॉलो की तो उनका बच्चा देखना कि पहले बच्चे की तुलना में एज कम्पेयर टू पहला फर्स्ट चाइल्ड, वो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा सात्विक, बहुत ज़्यादा अच्छे गुणों वाला, अच्छे विचारों वाला होगा। और इसका एक गर्भस्थ शिशु से कैसी बातचीत करना है, तो हमारे साथ में आई है डॉक्टर नेहा अग्रवाल। ये डीएनबी इन एनेस्थेशिया है। तो देखिए हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि डॉक्टर नेहा बच्चे से कैसे बातचीत करती है। जय गुरुदेव। मेरे बच्चे, मेरे गर्भ में आपका स्वागत है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आप हमारे परिवार में पधारने वाले हो। जब से आपके आगमन की सूचना हमें मिली है ना, पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ उठी है। एक नया उत्साह और जल्लोष है। हम बड़े ही आतुरता से आपका इंतजार कर रहे हैं, पर हमें अपेक्षा है कि आप 9 महीने पूरे होने के बाद ही हमारे पास आओगे। हम जानते हैं कि आप बहुत ही कुशल, समाधानी और प्रतिभाशाली हो। आप अपने चतुरता और बुद्धिमत्ता से इस दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाने वाले हो। आप पूरे परिवार में सबके चहेते हो। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हम उम्र सदस्य हैं, आप उन सबके लाडले भी हो। आप हमेशा निरोगी रहते हो। आप हमेशा संतोषी रहते हो। आप बहुत सुंदर हो। पढ़ाई हो या व्यवसाय हो, आप जो चाहे वो करके ही दिखाते हो। मेरे बच्चे, आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। आपकी दूरदृष्टि और नेतृत्व जैसे गुणों के कारण आप सभी को सही राह दिखाते हो, उन्हें सही मार्ग पे ले चलते हो। आप सभी दीन दुखियों की मदद करते हो। आप एक सच्चे नागरिक हो, एक सच्चे भारतवासी हो। हमें आप पे बहुत गर्व है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में हम सभी आपका स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर नेहा ने कितने अच्छे से बच्चे से बातचीत की है। उन्होंने प्रेजेंट टेंस में बात की है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। और हम कैसे बात करते हैं? अब बच्चा तो आएगा ना, अभी है नहीं,
लेकिन बच्चा तो अभी प्रेजेंट में है, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है, तो उससे प्रेजेंट टेंस में बात करना है कि आप ऐसे हो। उसे ये नहीं बोलना है कि आप आओगे, आप ऐसा बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे। फ्यूचर टेंस नहीं, हमें प्रेजेंट टेंस में बात करनी है। इस वेबिनार में आपने हमें, उमा दीदी ने, संगीता दीदी ने, सबने, गायत्री दीदी ने हमें बोलने का मौका दिया, तो मैं हम सब की दिल से शुक्रगुजार हूँ। कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ करना। थैंक यू। डॉक्टर मधु दीदी।